क्या हमारे शास्त्रों में छुपा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का तरीका? और आखिर ये पर्सनैलिटी है क्या? और क्या एक अच्छी पर्सनैलिटी के थ्रू किसी भी प्रकार के लक्ष्य को पाया जा सकता है? और क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी? और क्या इंडियन साइकोलॉजी और फिलॉसफी में कोई कनेक्शन है? दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराण, इन सभी से हमारे जीवन और इस संसार का हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। और हमारे महान ऋषियों ने वेदों से मिले ज्ञान को मानव कल्याण के लिए इकट्ठा किया और फिर इसी ज्ञान को मानव कल्याण के लिए इस समाज को दे दिया। ये बात हम सब जानते हैं कि वेद ना तो किसी के द्वारा लिखे गए हैं और ना बोले गए हैं, बल्कि इन्हें हमारे ऋषियों ने अपने ध्यान द्वारा परम चेतना पर जाकर सुना और इन्हें एकत्रित किया। वैसे तो हमने वेदों में डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जानेंगे उपनिषदों में छुपे उन रहस्यों के बारे में जिसके माध्यम से हम या फिर माता पिता अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप कर उन्हें एक महान और सफल इंसान बना सकते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह इंडियन साइकोलॉजी हमारे उपनिषदों पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। इनके बीच का आधारभूत अंतर यही है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी आत्मा यानी कि सोल को नहीं मानती, क्योंकि उनका सोचना है कि इससे जुड़ा किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, और वो मानते हैं कि जिसे प्रयोग कर सिद्ध न किया जा सके वो साइंटिफिक नहीं। वहीं इंडियन साइकोलॉजी यानी कि भारतीय मनोविज्ञान आत्मा को ही पर्सनैलिटी का आधार मानता है, क्योंकि इनका सोचना है कि अगर आत्मा ही नहीं होगी तो व्यक्तित्व कैसे बनेगा। तो अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर में आत्मा कहाँ वास करती है और किस तरह हम अपनी आत्मा का बोध कर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे उपनिषदों ने बताया है कि हमारे शरीर में 5 कोशों में आत्मा वास करती है। और हम आपको बता दें कि कोशों का अर्थ खजाना या ढक्कन भी होता है। और ये 5 कोश कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है ज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। और जब इन्हीं 5 कोशों की अच्छी तरह ट्रेनिंग करके इन्हें साधा जाता है तो बनता है एक आदर्श व्यक्तित्व यानी कि आइडियल पर्सनैलिटी। तो आइए एक एक कर इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला है अन्नमय कोश। इसका सीधा संबंध अन्न से बताया गया है, मतलब कि किस तरह का अन्न खाया जाए जिससे हमारा ये शरीर लंबे समय तक बलवान और स्वस्थ रह सके। और इसीलिए अन्नमय कोश के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन पर जोर डाला गया है। इसलिए जब तक कि ये एजुकेशन नहीं होगी कि किस तरह का भोजन कब और कैसे करना है, तब तक शरीर को दक्ष यानी कि परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने युद्ध का उदाहरण देते हुए मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में अक्सर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि घोड़े के अंदर ताकत, स्फूर्ति और फ्लेक्सिबिलिटी ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और ये सभी हमारे इस भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को चलाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये सभी स्वस्थ और सुचारू रूप से अपना अपना काम कर सके, उसके लिए अन्नमय कोश के बारे में ज्ञान और प्रशिक्षण जरूरी है। अब दूसरा है प्राणमय कोश। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में उपस्थित प्राणवायु से है, जो हमारे शरीर को चलाती है। और ये 5 प्रकार की होती है। पहली है व्यान वायु, जो कि हमारे मांस और चर्बी में उपस्थित रहती है। दूसरी है समान वायु, जो कि हड्डियों में उपस्थित होकर उन्हें समान यानी कि संतुलित रखने का कार्य करती है। और यह बात हम सब जानते हैं कि हड्डियों से ही हमारा पूरा शरीर संतुलित रहता है। और तीसरी है अपान वायु, जो कि शरीर में नीचे की ओर बहती है और शरीर में बनने वाले रस यानी कि बॉडी फ्लूइड में उपस्थित रहती है। और चौथी है उड़ान वायु, यानी कि ऊपर की ओर बहने वाली वायु, और ये हमारे शरीर में मसल्स में प्रेजेंट रहती है। और 5वीं है प्राण वायु, जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है और ये हमारे ब्लड में उपस्थित रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि ये प्राणमय कोश ही हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। और अगर ये ठीक रहेगा तो व्यक्ति का डाइजेशन ठीक रहेगा और किसी भी प्रकार की गैस या कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें नहीं होंगी। और वहीं अगर इस प्राणमय कोश की एक भी वायु डिसबैलेंस हो गई तो ये व्यक्ति के शरीर को कमजोर, रोगी, यहाँ तक कि मृत भी बना सकती है। और इसी प्राणमय कोश को संतुलित करने के लिए हमारे शास्त्रों में योग के माध्यम से प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो प्राणायाम की अगर सही शिक्षा दी जाए तो व्यक्ति इसके प्रयोग से ऊर्जावान और तेजस्वी बन सकता है।
तो अब जब हमने अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के माध्यम से शरीर में शक्ति और स्वस्थता को पा लिया, तो बात उठती है कि शक्ति का सदुपयोग किया जाए या दुरुपयोग। तो इसके लिए इसके ऊपर आता है मनोमय कोश, जिसका सीधा संबंध हमारे मन से है, यानी कि हमारी थॉट्स और मेमोरी से। और ये दोनों ही हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हमें एक नॉलेजेबल व्यक्ति बनना हो तो हमें अच्छे नॉलेज को पाने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। वहीं समाज में अच्छे व्यवहार के लिए हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति का जैसा विचार होता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, और व्यक्ति के व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा बनाते हैं। यहाँ राधा कृष्णन कहते हैं कि लोअर थॉट्स लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जिस व्यक्ति के जितने निम्न और घटिया विचार होंगे उस व्यक्ति का जीवन भी उतना ही निम्न होगा। क्योंकि जब व्यक्ति के थॉट्स ही लो होंगे तो उसके जीवन में ना तो कोई लक्ष्य होगा और ना उसे पाने के लिए डिसिप्लिन। और हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बिना अनुशासन के असफलता ही हाथ लगती है। ऐसे में जीवन में सफलता पाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ऊंचे विचार और डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मन की दृढ़ता से आती है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देनी चाहिए, जिसके माध्यम से वे अपने विचारों को ऊंचा बना सके और ध्यान के माध्यम से मन को दृढ़। क्योंकि जब मन दृढ़ होगा तो संकल्प शक्ति भी दृढ़ होगी, और जब संकल्प शक्ति दृढ़ होगी तो व्यक्ति अपने जीवन में ख्याति और सफलता जरूर हासिल करेगा। अब जब मनोमय कोश से ऊपर आते हैं तो आता है ज्ञानमय कोश। ये कोश सत्य को खोजने वाला है। जब व्यक्ति यहाँ पहुँचता है तो उसके अंदर हायर नॉलेज को पाने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, और व्यक्ति जब ज्ञान के माध्यम से इस कोश को साध लेता है तो वो अपने जीवन में सही और गलत में बहुत अच्छी तरह से आकलन कर पाता है, और फिर इसी कारण वो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि और सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब जब व्यक्ति इन चारों कोशों को साध लेता है तो इसके ऊपर आता है आनंदमय कोश। यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जानने वाली कि इन चारों कोशों को शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, लेकिन आनंदमय कोश को सिर्फ साधना के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। और जब व्यक्ति साधना के माध्यम से इस आनंदमय कोश को साध लेता है तो उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, यानी कि आत्मा का बोध हो जाता है, और वो ये अच्छी तरह समझ जाता है कि ना तो वो ये शरीर है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, वो तो एक परम आनंद एवं प्रकाशमय ज्योति है। जैसा कि आज से हजारों साल पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी अपने निर्वाण अष्टकम में ये कहा है, जिसका अर्थ है कि मैं ना तो मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, ना तो मैं कान हूँ, ना तो मैं जिह्वा हूँ, ना तो मैं नासिका हूँ, ना ही नेत्र हूँ। मैं ना तो आकाश हूँ, ना ही धरती हूँ, ना ही अग्नि हूँ और ना ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। और यही कारण है कि वेस्टर्न लोगों का मानना है कि भारत में साइकोलॉजी नहीं है, सिर्फ फिलॉसफी है, क्योंकि यहाँ साधना के बारे में बताया गया है। बल्कि सत्य तो यह है कि वेस्टर्न लोग आज तक मन के ऊपर बढ़ ही नहीं पाए, और वो लगातार इसी से जुड़े एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे उपनिषदों ने इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को बड़ी आसानी से समझ में आने वाली भाषा में हजारों साल पहले ही समझा रखा है। और हमारे दार्शनिक, ज्ञानियों और महापुरुषों का मानना है कि सही साइकोलॉजी यही है, यानी कि इंडियन साइकोलॉजी। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह एक अच्छी पर्सनैलिटी यानी कि आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह इंडियन साइकोलॉजी हमारी फिलॉसफी से संबंध रखती है, और साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमारे वेद, उपनिषद और शास्त्र हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वेस्टर्न साइकोलॉजी को लेकर आपकी क्या राय है, और इंडियन साइकोलॉजी को आप अपने जीवन में किस तरह से देखते हैं। धन्यवाद।